हाय गाइज, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचारों के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इन भाषा कैसे बनी, इन शब्दों के बारे में आज हम जानेंगे। तो यह क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हाई कोर्ट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें सब में व्याकरण आती है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। हिंदी एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? भास धातु में टाप यानी अ प्रत्यय जोड़ने से। टाप संस्कृत में है। भास धातु में टाप यानी आ प्रत्यय जोड़ने से किसकी उत्पत्ति होती है? भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा? इसमें आ प्रत्यय जोड़ने से। हिंदी में हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं, बल्कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? टाप प्रत्यय जुड़ेगा। भाषा यानी भाषा क्या है? हम अगर हमारे जो विचार हैं उनको हम दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, जो हम अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। वो भाषा चाहे मारवाड़ी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, लेकिन हम अपने विचार दूसरों तक तभी पहुंचा सकते हैं जब हमें मतलब कि भाषा उसको समझा सके। हमारे विचार हम भाषा के माध्यम से ही उसको समझा सकते हैं। बिना भाषा के हम उसको नहीं समझा सकते। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अगर रोते हैं तो वो बोलते नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा उन्हें आती नहीं है। तो वो उसका रोने का क्या कारण है? उनको भूख लग रही है, या उनकी कुछ चुभ रहा है, या और दर्द हो रहा है। इन सब चीज़ों को बारे में हम नहीं समझते। हम ओनली आइडिया के तौर पे देखते हैं कि शायद इसको भूख लग रही होगी, शायद इसके कुछ चुभ रहा होगा, या फिर अन्य कुछ चीज़ हुई होगी, तब उस ऐसा समझ के ही हम उसके साथ बिहेवियर करते हैं। लेकिन हम अपने जो एक ही बार में जो परफेक्ट हम अगले को समझाना चाहते हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ, तो वो किसके माध्यम से करते हैं? भाषा, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के माध्यम से ही हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं। ये ही भाषा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि हम बोलकर ही तो अपनी भाषा दूसरों को समझाएंगे। तो यानी इसका अर्थ हुआ कि बोलना, कहना, बोलना या कहना, या अपना अर्थ प्रकट करना। जो हम बोलेंगे उसका अर्थ प्रकट करना। अर्थ क्या है? बोलना, कहना या अर्थ प्रकट करना। फिर है भाषा की परिभाषा। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। मनुष्य जो अपने शब्दों को किसके माध्यम से? हमारी वाणी के माध्यम से दूसरों को बातचीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा के मानक रूप को व्याकरण शास्त्र निर्धारित करते हैं, क्योंकि भाषा को हमने जब बोलना सीखा तब क ख ग पहले स्वर, फिर व्यंजन। तो ये मानक कौन निर्धारण किए? ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये उ की मात्रा, ये मात्रा किसने निर्धारण की? ये व्याकरण शास्त्रों ने निर्धारित की थी कि इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा। वरना हम पेड़ को अगर हर आदमी अलग अलग बोलता तो हम ये समझ नहीं पाते कि पेड़ आखिर पेड़ है क्या। लेकिन पेड़ का सर्व विश्व में एक ही अर्थ है कि पेड़ एक तना होगा, फूल पत्ते होंगे, उसके फल भी लग सकते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन हमारे जन्म से ही हो सकती है कि पेड़ ये होता है। अगर वही अर्थ हर आदमी अलग अलग ले, उसके मानक रूप नहीं हो, तो शायद ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसीलिए व्याकरण ज्ञाताओं ने क्या किया कि भाषा के कुछ मानक रूप बनाए। तभी तो पहले स्वर सिखाते हैं, फिर व्यंजन सिखाते हैं, इनके मात्राएं सिखाते हैं, बारखड़ी सिखाते हैं, तब आके हमें बुक पढ़नी आती है, तब जाके हमें शब्दों का ज्ञान होता है। तो भाषा के मानक रूप को व्याकरण शास्त्र निर्धारित करते हैं। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा।
महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा? शब्दानुशासन कहा। शब्दानुशासन कहा। किसने कहा? महर्षि पतंजलि ने। ये क्वेश्चन रेट में आया हुआ है कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा? शब्दानुशासन कहा। फिर है व्याकरण। व्याकरण शब्द कैसे बना? अगर उसका विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? तो संस्कृत में क्या है? वी प्लस आ, ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। और प्रत्यय कौन सा है? क्रय प्रत्यय। कौन सा? नहीं, क्रय धातु। वी उपसर्ग, आ उपसर्ग के अंदर क्रय धातु और प्लस में प्रत्यय कौन सा? इसमें लुट प्रत्यय। ये संस्कृत में है जिसमें व्याकरण का विच्छेद किया, उसकी उत्पत्ति बताई। तो व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? लुट प्रत्यय है। और हिंदी में वी प्लस आ, ये दोनों क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। और कर, इसमें धातु और अन प्रत्यय। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है, ये हिंदी में हो गया। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख्य माना गया है। मुख्य, इसमें बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या माना गया है? मुख्य माना है। मुखम व्याकरण स्मृतम, यानी मुख ही हमारा यानी वेद रूपी पुरुष है। वेद रूपी पुरुष कौन है? हमारा मुख। ये किसने माना? व्याकरणवेताओं ने माना। किसी भी भाषा के अध्ययन अध्यापन में हम निम्न तत्वों का व्याकरण शास्त्र में विवेचन करते हैं। अब कौन कौन से चलते हैं कि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, उसके बाद कैसे सीखते हैं, कब पद बनते हैं, कब वाक्य बनते हैं, ये चीज़ें कब बनती हैं। तो सबसे पहले ध्वनि। सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि जब उत्पन्न होती है उसके बाद हम कुछ ना कुछ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। फिर वर्ण, वर्ण के बाद क्या बनता है? अक्षर। वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य। सबसे पहले हम अपने मुख से ध्वनि बोलते हैं, जो मौखिक की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, वो क्या है? ध्वनि। फिर वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। ये क्रम आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये क्रम पूछा जा सकता है कि सब पहले वर्ण आएगा या पहले अक्षर आएंगे, ध्वनि के बाद अक्षर। ये गलत भी दे सकते हैं वो लोग, और पूछ सकते हैं कि इसका क्रम क्या होगा। तो क्रम के लिए ये लाइन जरूर ध्यान रखिए कि सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। ये आप जरूर ध्यान रखें। यानी कि सबसे पहले हम मुख से बोलेंगे तो क्या निकलेगी? ध्वनि। अब एक बार हम ध्वनि बोलेंगे तो सबसे छोटा वर्ण बोलेंगे, तब ध्यान रखिए कि सेकंड नंबर पे हमारा वर्ण आएगा। फिर जब हम वर्ण बोलेंगे तो वर्ण से क्या बनेंगे? अक्षर। क्या बनेंगे? अक्षर। तो फिर अक्षर बनेगा। जब अक्षर बन जाएगा तो उसके बाद क्या बनेंगे? शब्द। और जब शब्द बनेगा तो उसी शब्द के क्या कहेंगे? पद। बोलते नहीं, संज्ञा पद, क्रियावाची पद, ये। फिर वाक्य। वाक्य, पूरी लाइन को वाक्य कहते हैं, तब वो वाक्य बन जाएगा जिसके अंदर पूरी बात हो जाती है। अब इनकी परिभाषाएं। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। कौन सी इकाई को? यहाँ पर गलत मत कर देना, ये मौखिक को ध्यान रखना कि लिखित मत कर देना। मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का गुण श्रवणीयता, यानी ध्वनि हम लिखते तो है नहीं, ओनली सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्वनि से सुनने का काम होता है। तो इसका गुण कौन सा है? श्रवणीयता। फिर दूसरा है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्वनि, सबसे पहले हम ध्वनि बोलते हैं, मौखिक छोटी इकाई है, और ध्वनि से फिर वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण का गुण क्या है? दृश्यता, यानी वर्ण को हम देख सकते हैं क्या? ध्वनि को देख सकते हैं? नहीं, हम ध्वनि को देख नहीं सकते क्योंकि हम लिखते ही नहीं है, वो सुनते हैं, हमारे कानों से सुनते हैं, तो वो सुनने के लिए ध्वनि। और वर्ण क्या है? दृश्यता, यानी उसमें गुण दृश्यता कैसे है? यानी हम लिख सकते हैं तो हम देख भी सकते हैं कि उसमें दृश्य का भाव
पाया जाता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके वो कौन सी है? वर्ण है, क्योंकि वर्ण का हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते। जैसे क्या है? ए, ई, उ, क, ख। क, ख के अंदर अगर हम स्वर नहीं बनेंगे तब तक ये आधे ही रहेंगे, इनके ऊपर हलंत रहेगा। ए, ई, उ, क और ख, ये क्या है? वर्ण ही है। स्वर व स्वर रहित व्यंजनों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान रखना कि स्वर और स्वर रहित व्यंजन, अगर ओनली व्यंजन आ जाए तो उसे वर्ण नहीं कहेंगे। ओनली हमें कह दे दिया जाए तो हम इसे व्यंजन नहीं कह सकते, लेकिन कै के अगर हलंत लगा दिया जाता है तो स्वर रहित व्यंजन को हम वर्ण कह सकते हैं। लेकिन जब तक इसके हलंत नहीं हो, ओनली ऐसे कै बना हुआ हो, तो हम इसे वर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्वर सहित है। ध्यान से सुनना, ये स्वर सहित है, स्वर रहित नहीं है। ये स्वर रहित है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। इसमें कै प्लस में ए जब जुड़ जाएगा तब स्वर सहित हो जाएगा। तो वर्ण किसे कहते हैं? स्वरों व स्वर रहित व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। ये हो गई ध्वनि, हो गई वर्ण, हो गई आचार्य किशोरीदास की, ये उन्होंने खुद ने ये परिभाषा दी थी। फिर है, हमने ध्वनि पढ़ ली, वर्ण पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर न क्षरति इति अक्षरम, न क्षरति यानी नष्ट नहीं होता, अक्षरम यानी अक्षर, जो अक्षर नष्ट नहीं होता। चाहे आप इतने भी याद कर सकते हो कि न क्षरति इति अक्षरम, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। न क्षरति इति अक्षरम अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र परंपरा में अक्षर को नित्य शाश्वत ब्रह्म माना गया है। किसको नित्य शाश्वत ब्रह्म माना गया है? अक्षर को नित्य शाश्वत ब्रह्म माना गया है। बल्कि हमने जो पीछे देखा था, क्या देखा था कि वेद रूपी पुरुष का मुख्य किसे माना है। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि पीछे आपने क्या पढ़ा था, वो हमें जरूर बताएं। व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से जो ध्वनि समूह एक श्वास में आघात में उच्चारित किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी एक साथ बोले हम, क्या बोले? एक साथ बोले अक्षर हम, उसमें बीच में स्पेस नहीं बचे। जैसे कै ख, तो इसे अक्षर नहीं कहेंगे, अक्षर कहेंगे। कै एक श्वास में बोल रहे हैं, ख एक श्वास में बोल रहे हैं, ए एक श्वास में है, ई एक श्वास में बोल रहे हैं, उ क ख ग हाँ एक ही श्वास में है, ना एक श्वास में है। फिर हमारे बोले कि ऐसे डबल श्वास में कैसे होगा? जैसे ना मैं, तो हमने श्वास लिया ना मैं, ना के अंदर और मैं के अंदर स्पेस हो गया। जैसे कै मैं कम, तो कै और मैं के अंदर स्पेस है, तो स्पेस वाले नहीं, इसके अंदर एक ही सांस में उच्चारित करना है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। और वर्ण में क्या था कि स्वर और स्वर रहित व्यंजन आते थे, वो कौन से होते थे? वर्ण होते थे। यहाँ स्वर सहित व्यंजन भी आ जाए जो एक ही स्वर में बोले उसे भी हम अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अक्षर और वर्ण के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर है शब्द। शब्द का क्या अर्थ है? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह, या ध्यान रखना कि सार्थक समूह शब्द कहते हैं। व्यवस्थित सार्थक समूह को, किसके? वर्णों को। ये सब ध्यान रखें, क्योंकि शब्द और वाक्य के अंदर ही आ जाएगा। शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को
वाक्य कहते हैं। और शब्द में ध्यान रखना, शब्द के अंदर आएगा वर्ण, सबसे पहले कौन था, वर्ण, और वाक्य से पहले कौन था शब्द। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, पहले वाला आएगा, पहले वाला शब्द आएगा तो शब्द से पहले कौन आया था, वर्ण। तो वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्थित सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो। अर्थ के आधार पर शब्द वाक्य की लघुतम इकाई है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये यहाँ पर ध्यान रखना, किसके आधार पर शब्द भाषा की लघुतम इकाई है, अर्थ के आधार पर। और मौखिक के आधार पर कौन सी थी, ध्वनि। और लिखित के आधार पर कौन सी थी, लिखित के आधार पर कौन सी थी, वर्ण। मौखिक के आधार पर ध्वनि और लिखित के आधार पर कौन सी लघुतम इकाई थी, वर्ण। और अर्थ के आधार पर जहाँ हमें कुछ ना कुछ अर्थ मिले, क्योंकि शब्द से एक शब्द बन गया कमल, कमल से हमें पता है कि कुछ ना कुछ फूल है, तो हमें उससे अर्थ मिल रहा है। तो सबसे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द। शब्द छोटी इकाई है, लेकिन शब्द भी अपना पूर्ण अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होकर ही प्रकट कर पाते हैं। अब अगर शब्द आ जाए कमल, कमल पूरा शब्द है, हमने देख लिया कि कमल शब्द है, कमल का अर्थ हम जान लिए कि कोई ना कोई फूल होगा। अब हम इसको वाक्य में प्रयुक्त कर सकते हैं कि कमल एक फूल है, कमल एक नाम है, कमल नाम का एक लड़का है। ये चीज़ें हम पूरा अर्थ इसका वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही देते हैं, न कि ओनली कमल पे हम कह सकते हैं कि कमल नाम का फूल है या नाम है या और कुछ चीज़ है, ये हमें नहीं पता कि कमल क्या है। लेकिन वाक्य में अगर ये पूरा प्रयुक्त होता है कि कमल नाम का लड़का है या कमल एक फूल है, तो वाक्य में हमें पूरे शब्द का अर्थ मिल रहा है। इसलिए शब्द की लघुतम इकाई हम किसे कहें, अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई किसे कहेंगे, शब्द को कहेंगे। फिर है पद, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर क्या कहलाएंगे, पद। कमल जाता है, तो ये कोई ना कोई लड़का है कि भाई जाता है, कमल जाता है, ये कोई ना कोई लड़का है, पूरा वाक्य बन गया। तो ये कमल, ये जो शब्द था ये क्या हो गया, ये पद बन गया। क्या बन गया, ये पद बन गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये कब पद बनते हैं, कब शब्द बनते हैं। ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से, जब हमारा पदबंध चलेगा उसके अंदर हम आपको और भी अच्छी तरीके से बता देंगे कि पद कब बनता है, वाक्य कब बनते हैं, शब्द कब बनते हैं और इसे पद कब कहते हैं। अब पद कैसे बना, मूल शब्द प्लस में प्रत्यय। मूल शब्द में क्या जुड़ा, मूल शब्द में हम क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय। मूल शब्द में क्या जुड़ा, प्रत्यय। मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अब है वाक्य, शब्दों के, मैंने अभी देखा था, आपको बताया था, यहाँ देखिए शब्द, यहाँ क्या था, वर्ण पहले आ चुका है, शब्द से पहले वर्ण, और वाक्य से पहले क्या आया है, शब्द। तो हम यहाँ पे शब्द का ध्यान रखेंगे। शब्दों के सुव्यवस्थित व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सुव्यवस्थित व सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके, ये हमने पहले देख लिया। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन 33 और अयोगवाह 2, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। अयोगवाह कितने होते हैं, 2, स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह 2। तो आज आपको यह वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यह हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस क्लास को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।